हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। अलजेब्रा के इस कोर्स में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम सीखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह सिंपल से सिंपल ट्रिक का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे, इस बारे में हम और भी बातें करेंगे कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए बेस्ट पॉसिबल मेथड क्या होगा। और मेरा यहाँ पे ये मकसद होगा कि आप लोग क्वेश्चंस को पहचानना सीख जाएं और पहचान कर आप उसके लिए बेस्ट पॉसिबल मेथड को सिलेक्ट कर पाएं। ठीक है, तो हम इन सब पॉइंट्स के बारे में इस लेसन पे बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और कई बार प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हो चुके क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस लेसन में लिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो ट्रिक का यूज करने वाले हैं उसको हम नाम दे देते हैं मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे और उसी तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, हर को समान बनाना, हिंदी में बोले तो डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ, तो इस चीज की वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन a प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी इंटू बी प्लस ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। एक्सप्रेशन देख के समझ आ रहा है कि क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जो हम यहाँ पे मेथड की बात कर रहे हैं कि सारे डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, तो वही यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट है, तीन वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट है ए बी सी का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और समझ में आ रही कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये तीन टर्म से मिलके हमारा डिनोमिनेटर बन रहा है। ठीक है, किसी दो को चूज कर रहा है, तो जो तीसरा नहीं है उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी है और बी प्लस सी है, तो सी प्लस ए नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमने सी प्लस ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर नीचे किया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी b प्लस सी नहीं है तो इसको b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे a प्लस बी नहीं है तो यहाँ पे a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी नहीं चेंज होगी और नीचे हमारे डिनोमिनेटर में सब में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, सारे डिनोमिनेटर बराबर हो गए। डिनोमिनेटर में पूरा डिनोमिनेटर लिख देंगे a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और ऊपर क्या लिखेंगे, c प्लस ए है फर्स्ट टर्म पे, सेकेंड में क्या है b प्लस सी है और थर्ड में क्या है a प्लस बी है। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी और नीचे पूरा वही डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो अब क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की आपको वैल्यू दी हुई है 0, तो हमारा यहाँ पे टोटल आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। तो ये हमारा नॉर्मल तरीका हो गया, जो कि बहुत बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। कैसे बड़ा नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही इसको देखते हो तो आपको समझ आता है कि यहाँ सी प्लस ए नहीं है, यहाँ बी प्लस सी नहीं है, यहाँ पे ए प्लस बी नहीं है। तो डिनोमिनेटर क्योंकि इक्वल है तो हमको डिनोमिनेटर लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम ऊपर वाला ही लिखेंगे। और जैसे ही ऊपर वाले लिखते हैं हमें दिखता है कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी हुई है, तो हम आंसर 0 ही यहाँ पे मार्क कर देंगे, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम एक और बात कर लेते हैं कि क्या इसमें डिग्री वाला जो हम मेथड सीख चुके हैं और या फिर सिमिलर टर्म्स वाला मेथड यहाँ पे यूज हो सकता है क्या। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं यूज हो सकता, क्योंकि डिग्री में आपके ऑप्शंस की सारे की डिग्री सेम है, तो डिग्री वाला तो यहाँ पे बात ही नहीं कर सकते मेथड की। और सिमिलर टर्म्स के मेथड में क्या है कि अगर आप a और b और c को इक्वल मान लोगे तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि ये टर्म्स आपके अनडिफाइंड होने लगेंगे, तो आप सिमिलर टर्म का मेथड भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए फिर आपको इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद अगर और देखें हम इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो एक तरह से हम इसको वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और वैल्यू पुट करने में हम क्या करेंगे कि जहां पे भी हम देखते हैं कि दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे कि वैल्यू पुट करने का, और वो क्या होगा कि a को हम 1 रखेंगे, b को 1 रखेंगे, c को -2 रख देते हैं, तो ये टोटल होके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब a b c ये तीनों वैल्यू आपकी इस a प्लस बी प्लस सी को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जब सेटिस्फाई कर रही है तो ये वैल्यू हम अपने एक्सप्रेशन में रख सकते हैं। तो सिंपल सा अब क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी
तो a प्लस बी 2 हो जाएगा, b प्लस सी कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसी तरह से a प्लस सी यहाँ से कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, a प्लस बी फिर से 2 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से क्या करेंगे c प्लस ए -1, c प्लस ए -1 और c प्लस बी -1। ठीक है, तो इतना आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से 1 अपॉन इंटू है, यहाँ दोनों इंटू हैं, ये भी इंटू है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2, दूसरा टर्म भी -1/2 आ जाएगा और तीसरा टर्म क्या आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -1/2 -1/2 1 हो जाता है +1, तो यहाँ से फिर से 0 ही आंसर आ जाता है। तो आप वैल्यू पुट करके भी इसमें कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को किस मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, कभी याद नहीं आ रहा है आपको वैल्यू पुट मेथड, तो ये जो स्टैंडर्ड मेथड है इसका कि डिनोमिनेटर को इक्वल करके करना है, ये बिल्कुल आपको बेझिझक लगा देना है और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि वैल्यू पुट करने के टाइम पे हमें कभी कभी याद नहीं आती हैं चीजें कि इसमें क्या वैल्यू पुट किया जाए, और अगर कोई रैंडम वैल्यू पुट करते हैं तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है, तो उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देन आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है 1/x² माइनस वाई जेड प्लस 1/y² माइनस जेड एक्स प्लस 1/z² माइनस एक्स वाई। यहाँ पे दिया हुआ है x, y, z नॉट इक्वल टू 0, तो हम x, y, z की किसी की भी वैल्यू 0 यहाँ इस एक्सप्रेशन में नहीं रख सकते। अब हम -yz, -zx और -xy की वैल्यू हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन से पुट कर देंगे। तो यहाँ पे -yz की जगह पे आ जाएगा xy प्लस zx, -zx की जगह पे आ जाएगा xy प्लस yz और -xy की जगह पे आ जाएगा yz प्लस zx। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर इक्वल जैसा बन रहा है। ठीक है, तो अब सिंपल सा क्या करेंगे कि x पहले वाले टर्म से x कॉमन आ रहा है, दूसरे वाले टर्म से y कॉमन आ रहा है और तीसरे वाले टर्म से z कॉमन आ रहा है, उसको हमने लिख लिया इस तरह से। अब टोटल से देखें तो 1/x प्लस 1y प्लस z कॉमन आ गया टोटल से, तो इसको भी हमने बाहर ले लिया और हमारा एक तरह से ये एक्सप्रेशन इतना छोटा सा बन गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि इसको या तो पूरा एलसीएम ले लेते हैं तो xyz आ जाएगा, फिर क्या करते हैं जैसे सॉल्व करते हैं इसको x से डिवाइड करेंगे तो yz बचेगा, फिर y से डिवाइड करेंगे तो zx बचेगा, फिर z से डिवाइड करेंगे तो xy बचेगा। तो इस तरह से ये फॉर्म आ जाता है और नीचे इधर 1 + x + y + z ये भी होगा। तो इसकी वैल्यू तो हमें दी हुई है 0 है, तो टोटल हमारा आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे ही हमें दिखता है, तो इसी से हम क्या कह देते हैं कि आंसर हमारा 0 होगा, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि नीचे डिनोमिनेटर इक्वल अभी भी करना है, तो इसमें x है तो yz से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी yz हो जाएगा, नीचे y है तो zx से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे भी zx हो जाएगा, और यहाँ पे xy से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी xy से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर दिख रहा है कि xy प्लस yz प्लस zx आ रहा है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 0 दी हुई है, तो हमारा आंसर यहाँ से 0 आ जाना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि नॉर्मल तरीका क्या था। इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसको वैल्यू पुट करके भी किया जा सकता है। इस केस में बस आपको थोड़ी सी वैल्यू सिंपल सी चूज करनी पड़ेगी, जिससे कि ये क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाए। तो जब भी हमें इस तरह का फॉर्म मिलता है xy प्लस yz प्लस zx मिलता है इक्वल टू 0 के बराबर मिलता है, कई क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, तो इनमें हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेनी है। x की वैल्यू क्या मान लेंगे -1, y की वैल्यू मान लेंगे आपकी 2 और z की वैल्यू भी 2 मान लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या चाहिए होगा, x² चाहिए होगा, yz चाहिए होगा, y² चाहिए होगा, zx चाहिए होगा, z² और xy चाहिए होगा। बट सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो xyz की वैल्यू है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो यहाँ क्या है, xy है, xy की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, yz की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी प्लस का, और फिर zx की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, तो -2 यहाँ पे लिख दिया। अब इनको देखो सॉल्व करके देखो, -2 + 4 -2 इक्वल टू 0 हो ही जा रहा है, ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है। अब हम इनको पुट कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन में जैसे ही रखेंगे x² -1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पे yz है, yz कितना है 4 हो जाएगा, और माइनस का साइन लगाए तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है, y² की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ से, और फिर माइनस का साइन लगा हुआ है, और zx यहाँ पे क्या होगा -2 होगा और माइनस का साइन, तो ये से प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद z² 4 हो जाएगा अपने आप से, xy फिर से -2 आएगा और एक माइनस का साइन लगाया तो यहाँ से +2 आ जाएगा। तो अगर इसको देखें तो ये क्या हो रहा है, -1/3 आ रहा है पहला टर्म, और दूसरा टर्म 1/6 और +1/6। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा
4 विल बी करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है कि आप किस तरह से वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, बट वैल्यू सबको जितनी जल्दी याद नहीं आती है, इसलिए जनरल मेथड जो है जिसपे कि ये ट्रिक है कि आपको डिनोमिनेटर को बराबर बनाने हैं, तो उसको भी आप अच्छे से समझ के अपने दिमाग में रख सकते हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए वो मेथड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इस क्वेश्चन को क्या हम डिग्री वाले मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं कि हम नहीं कर सकते। सिमिलर टर्म के मेथड से अगर करने की सोचें तो अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी मान लें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सब 1 1 हो जाएंगे, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब a जहां भी 1 रखोगे तो ये अनडिफाइंड होने लगेगा, मतलब आप ये मेथड तो यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर ये आपका जो जनरल मेथड है जिसमें जो ट्रिक है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो यहाँ पे देखने में आ रहा है कि यहाँ पे क्या टर्म इन्वॉल्व है, 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, 1 माइनस डी, इस तरह के टर्म इन्वॉल्व है और कोई 3 चूज करके एक टर्म बन रहा है। तो जो चौथा नहीं है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस डी नहीं है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 1 माइनस डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से टोटल डिनोमिनेटर इक्वल होने लगे। नीचे का डिनोमिनेटर हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा, 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी और 1 माइनस डी। ठीक है, ये डिनोमिनेटर सबका इक्वल हो जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई उसी तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और नीचे भी 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो बराबर बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले से लिख देते हैं 1 माइनस डी प्लस 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस बी, सब सारे लिख दिए, सारे आ जाएंगे। अब इससे क्या हो रहा है कि 4 हो रहा है और फिर माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो रहा है, और नीचे तो आपका डिनोमिनेटर लिखा ही हुआ है। तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे 4 दी है, तो 4 माइनस 4, न्यूमिनेटर आपका क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है, तो आंसर तो 0 ही आना है। तो यहाँ से ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है। जब आपने ये मेथड यूज किया हुआ है, इसके क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, तभी ऐसा देखते ही समझ आ जाएगी और आप 0 आंसर इसका मार्क कर देंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लिख के जरूर देख लेना, क्योंकि जल्दबाजी में आप गलती भी करते हो। जैसा कि हमने इसमें देखा कि हम वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते, ठीक है, और कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इक्वल वैल्यूज नहीं पुट कर सकते कि चारों की इक्वल वैल्यू हो जाए। इक्वल तभी होंगी जब सारी 1 1 होंगी। तो क्या कुछ और वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 2 ले लें, b की वैल्यू 2 ले लें, c की वैल्यू 0 ले लें और d की वैल्यू 0 ले लें। 0 लेने से क्या होगा कि हमारा एक्सप्रेशन जो छोटा हो जाएगा, वहां पे d जब 0 हो जाएगा तो एक्सप्रेशन काफी छोटा हो जाएगा, इससे हमें फायदा मिलेगा और बहुत जल्दी से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है हमारी इक्वेशन को देख लेते हैं पहले। तो 2 प्लस 2 4 हो जाता है और ये 0 0 है, तो टोटल 4 ही आ जाता है। तो इसको सेटिस्फाई भी कर रही है ये वैल्यूज, तो हम इनको ले सकते हैं। तो अब ये रखें यहाँ पे, तो 1 माइनस ए 2 है यहाँ पे, तो -1 आ जाएगा। b क्या है, b भी 2 है, तो ये भी -1 आ जाएगा। और c क्योंकि 0 है, तो यहाँ से सिर्फ 1 बचा रह जाएगा। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 1 सिर्फ आ रही है। ठीक है, 1/1 तो 1 आ रही है। दूसरे केस में देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 माइनस बी आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, ये -1 आ जाएगा। c और d 0 0 है, तो ये 1 1 हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अब फोर्थ टर्म में देखें c d 0 0 है, तो 1 1 हो जाएंगे, और ये 1 माइनस ए -1 आ जाएगा, तो ये भी -1 आ जाएगा। फोर्थ टर्म देखें तो d 0 हो जाएगा, तो ये 1 रह जाएगा, और 1 माइनस ए 1 माइनस बी -1 होके ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा, तो मल्टीप्लाई होंगे, तो ये +1 हो जाएंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि पहला +1 है, दूसरा -1 है, फिर -1 है और फिर +1 है, तो यहाँ से 0 आंसर आ जाता है। तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बट ये किसी को भी लगेगा कि ये तो रैंडम वैल्यूज हैं। ठीक है, ऐसे कैसे हम सोच लेंगे कि वैल्यू पुट होंगी। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। जब बार बार ये इनको रिवाइज करोगे तो आपको याद रह जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। और हम आगे भी इस तरह से करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस में एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने के लिए सारी वैल्यूज तो नहीं पुट करते, बट कुछ को हम 0 0 ले सकते हैं। और 0 0 लेने से कोई भी चीज अनडिफाइंड नहीं हो रही, तो हम तो ले सकते हैं उसको। चीज का भी ध्यान रखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आपको ये दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालनी है a² / b c + d² + c + ab निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही समझ आता है कि इसका डिनोमिनेटर हम इक्वल कर सकते हैं। तो ऊपर a² है, बट नीचे a का कोई टर्म नहीं है, तो नीचे अगर हम a लिख देंगे तो ये ऊपर a³ हो जाएगा। ठीक है, क्यूब हो जाएगा, एक a से मल्टीप्लाई ही करा है हमने यहाँ पे, और तो कुछ किया नहीं।
इसी तरह से b वाले पे b से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी b से करेंगे तो abc हो जाएगा, ऊपर भी c से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नीचे भी abc हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लिया। तो जब इक्वल डिनोमिनेटर होते हैं तो हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ जाएगा। अब हमें पता है कि जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो इस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर होती है। ये ऐसा फॉर्मूला होता है आइडेंटिटीज में। आइडेंटिटीज हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला होता है और एज इट इज इसको याद करना होता है। तो यहाँ से बस हमारा क्या आ जाता है, 3abc ऊपर आ जाएगा, उसकी जगह पे रख देंगे और नीचे abc है ही तो ये कट जाएगा, आंसर हमारा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ये तो हमारा तरीका हो गया कि जैसे कि हम नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन देखते ही समझ जाते हैं और इनको करते हैं। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू हमने बात करी थी कि जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आता है तो हम यही वाली वैल्यू लेते हैं, -1 और 2 ले लेते हैं, एक को, ठीक है। अब वो किसी को भी ले सकते हो, एक को 2 ले लेते हैं, 2 को -1 तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और नीचे BC हो जाएगा। तो B और C मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, प्लस फिर करेंगे B स्क्वायर, ये +1 तो आ जाएगा ऊपर का, पर नीचे क्या है CA है और C और A मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से -2 आ जाएगा। अब C स्क्वायर, ऊपर तो C स्क्वायर है तो ये 4 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा AB, यहाँ पे -1 इंटू -1 दोनों की वैल्यू है तो 1 हो जाएगी मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ से देखो अब क्या हो रहा है, -1/2 प्लस -1/2 तो ये 1 हो जाएगा और माइनस का होगा और ये प्लस का 4 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a स्क्वायर इक्वल टू by प्लस cz, b स्क्वायर इक्वल टू cz प्लस ax, c स्क्वायर इक्वल टू ax प्लस by दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालनी है x अपॉन a प्लस एक्स प्लस y अपॉन b प्लस वाई प्लस z अपॉन c प्लस z, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करने की कोशिश करेंगे। हमें कुछ वैल्यूज भी दी हुई हैं उनका यूज करके ही करना होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि इसको a स्क्वायर बना ले तो इस वैल्यू का यूज किया जा सकता है, यहाँ b स्क्वायर बना ले तो इसकी यूज किया जा सकता है और इधर c स्क्वायर बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ b से करेंगे, ऊपर भी b से करेंगे और c से फिर करेंगे यहाँ पे और इधर c से करना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी एक्सप्रेशन की और हमें जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ax हो जाएगा, नीचे इसके हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ax, इसी तरह से सेकेंड टर्म में by हो जाएगा और नीचे b स्क्वायर प्लस by हो जाएगा और ऊपर वाले टर्म में cz हो जाएगा और c स्क्वायर प्लस cz हो जाएगा, ये थर्ड टर्म में। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू, c स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे ax प्लस by और ये पहले से, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा by प्लस cz आ जाएगा और ax पहले से बना हुआ था तो ax प्लस by प्लस cz हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे टर्म में भी यही हो जाएगा और तीसरे टर्म्स में भी यही हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz और न्यूमरेटर में यही लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस cz, तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारा आंसर 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक तरीका हो गया, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि हम क्या करें, इसको सिमिलर टर्म के मेथड से यूज करें। तो सबको सिमिलर मान लें। तो यहाँ पे कई वेरिएबल हैं, a b c भी है, x y z भी है, तो सबको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। a b c को आपस में, x y z को आपस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और ये b y की जगह में x की जगह y की जगह में x ले लेंगे, b की जगह में a ले लेंगे, तो ये बराबर ax प्लस ax हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू 2ax आ जाएगी। तो a कट जाए तो a की वैल्यू 2x के बराबर आ जाती है। तो यहाँ पे अगर रख लें या x बराबर a/2 आ जाएगा, कुछ भी एक रख लेते हैं। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है, a की जगह पे 2x रख दिया और यहाँ पे x पहले से है प्लस, और ये क्योंकि तीनों हमने बराबर ही ले लिए हैं तो इसको 3 टाइम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स अपॉन 3x आ जाएगा, ठीक है। तो 3x कट जाएगा, यहाँ से आंसर 1 आ जाता है। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ये काफी इजी हो गया। दूसरा मेथड भी आपने सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे a b c की काफी रैंडम वैल्यूज लिखी हुई हैं पावर्स में। तो यहाँ पे अब क्वेश्चंस में हम एक ही हिंट हमें मिलती है कि a प्लस बी प्लस सी
इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो हम इसकी वैल्यूज मान लेते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2 मान लेते हैं। ऐसा हमेशा करते हैं। तो इसकी वैल्यूज बस यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो b की जगह पे 1 रखा तो पावर 1 x आ जाएगा, c की -2 वैल्यू है और माइनस पावर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस पावर 2 तो x स्क्वायर आ जाएगा और 1 तो यहाँ पे है। फिर दूसरे टर्म में भी इसी तरह से रखेंगे तो पहला 1/x स्क्वायर क्योंकि माइनस की पावर थी, प्लस 1/x प्लस 1 और इसमें तीसरा टर्म भी इस तरह से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो नीचे तो यही रहेगा। दूसरे वाले में हम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तीसरा वाला भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कि नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब बस आपका क्या करना है कि डिनोमिनेटर लिख दिया और ऊपर वाले टर्म को सबको ऐड किया तो वो डिनोमिनेटर के बराबर ही हो जाता है और दोनों कट जाते हैं। यहाँ से आंसर हमारा 1 आ जाता है। तो ये तो तरीका हो गया। अब आंसर 1 आ जाता है क्योंकि हमने a b c की वैल्यूज मानी है। यहाँ पे क्या मानी है? 1 1 और 2। तो यहाँ पे एक ऑप्शन a b c भी दिया हुआ है, तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ से आंसर 2 आता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। x के बारे में देखें तो क्योंकि हमारा x सारे कट जा रहे हैं तो x पे डिपेंडेंट ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर x भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन a विल बी करेक्ट। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सीखे और इन क्वेश्चंस में हमने डिफरेंट मेथड्स को यूज किया है। बेसिक मेथड जो यूज किया वो था कि डिनोमिनेटर को इक्वल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये हमारा बेसिक मेथड हो जाता है और इसमें भी बहुत टाइम नहीं लगता है। इसलिए हम अगर क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके या फिर सिमिलर टर्म वाले मेथड से यूज करके नहीं कर पाते हैं तो ये मेथड हमारा उस समय लाइफ सेविंग का काम करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं। ये चीज मैं इस लेसन में आपको सिखाने वाला था और जो कि मैंने बताया, और जो क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी किए जा सकते थे उनको भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। इससे आपका दिमाग खुलता है और व्यू पॉइंट आपका थोड़ा वाइड होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी बातें की हम लोगों ने इस लेसन पे। अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको पढ़ने में मदद कर रहे हैं, आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे हैं, तो ये दूसरों के साथ भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।